वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीरा सलीम है। मैं आफिया फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स में पीएचडी पीडियाट्रिशियन प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी टाइमिंग्स मंडे टू फ्राइडे 4 टू 6 हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे पास सांस की तकलीफ़ के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्हें बहुत अस्थमा जो है वो एक रीज़न पाया जाता है, बहुत डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग का। थोड़ी सी आज अस्थमा के ऊपर बात करेंगे। अस्थमा बेसिकली है क्या? अस्थमा एक क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, एक बीमारी है जो हमारे जो लंग्स के जो सेल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन की वजह से ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होती है। वो बहुत लंबे अरसे तक जो है वो लंग्स को सांस लेने में बल्कि निकालने में दुश्वारी का सामना होता है। ये बीमारी बड़ों में और बच्चों में दोनों में यकसा तौर पे पाई जाती है, लेकिन बच्चों में इस बीमारी के हवाले से कुछ स्टेजेस हैं, कुछ एज रिलेटेड और कुछ इस बीमारी के लिहाज से जो है वो प्रॉब्लम्स अनआइडेंटिफाइड होते हैं, क्योंकि बच्चों में रेस्पिरेटरी इलनेस जो है वो वैसे भी दूसरी वजूहत जैसे बहुत कॉमन होती है, जैसे नमोनिया हो गया, माइनर एलर्जीज़ हो गई, कोल्ड एंड फ्लू हो गया। अस्थमा मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलियल होता है, फैमिली में रन करता है, या उन बच्चों में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है जिनकी फैमिली में एलर्जीज़ का प्रॉब्लम हो कॉमनली, या वो बच्चे खुद किसी रिस्क फैक्टर का शिकार हो जिनमें उनको एलर्जी कॉज हो गई हो। जैसे कि एलर्जीज़ की बहुत सारी इकसाम हैं। एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि बच्चों का बार बार नज़ला रहना, नाक से पानी बहते रहना डस्ट की वजह से, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो छोटे हमारे जो कीड़े वगैरह होते हैं उनकी जो माइट्स होती हैं, कॉकरोचेस की माइट्स होते हैं, और पाउडर हो गया, छोटे जानवर या परिंदों के जो पर हो गए वो इरिटेट करते हैं। और हमारे इन्वायरमेंट में वैसे भी डस्ट जो है एक कॉमन फैक्टर है एलर्जी प्रोड्यूस करने का। हर एलर्जी के जो पेशेंट हैं वो अस्थमा डेवलप नहीं करते। अस्थमा जो है वो ख़ुसूसी तौर पर कुछ बच्चों में पाया जाता है, लेकिन अब उसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करें कि मेरा बच्चा अस्थमा का शिकार है या नहीं है। इसके लिए एक तो पहली बात ये कि हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एज ए डॉक्टर, रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, यानी कि हम एक बच्चे को लेबल नहीं कर रहे कि उसको अस्थमा है, लेकिन हमें ये मालूम पड़ गया है कि उसके जो लंग्स हैं वो रिएक्टिव हैं। अब रिएक्टिव से क्या मुराद है? रिएक्टिव से मुराद ये है कि उसको उसके सांस में सीटी की आवाज़ आना, और उसके सांस में तेज़ी के साथ उसके जो हम कहते हैं कि सीने पे दबाव का महसूस करना, खांसी, और बहुत इंपॉर्टेंट जो एक सिम्टम है वो ये कि बच्चा जब रात को सोता है या लेटता है तो उस वक्त खांसी बहुत शदीद होती है, इतनी शदीद होती है कि वो उठ के बैठ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि अस्थमा है किस तरह, मतलब माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, रोज़ होता है, कभी कभी होता है, या कभी महीनों में हो जाता है। तो इसको हम इस तरह कैटेगराइज करते हैं। जिन बच्चों में ये सूरत हाल कभी 2-3 महीने में एक बार हो जाती है, उनको हम कहते हैं कि भाई ये अस्थमा डेवलप कर सकते हैं, इनमें ज़्यादातर चांसेस हैं, लेकिन ये परसिस्टेंट अस्थमा नहीं है। इनको कोई ऐसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको रोज़ाना के इस्तेमाल में दवाइयों पे इनको डालें। वो हम उन बच्चों को ये समझा देते हैं या उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि जब ये सिम्टम्स हों तो आपने जो एहतियातें बताई गई हैं वो तो करनी ही हैं, लेकिन इस सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए कुछ मेडिकेशंस हैं वो हम एडवाइस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि इन्फेक्शंस, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जो है वो वायरल इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है। अब जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो इसीलिए ट्रिगर हो जाते हैं कि वो इन्फेक्शन जब कैच करते हैं तो उनके जो मौजूदा सिम्टम्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, और वो बहुत जो है उनके साथ ये इशू आ जाता है कि रात को जी वो सो नहीं पा रहे और सांस तेज़ चलने लग जाती है, फिर वो बच्चे जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आज बताना चाहती हूँ ये है कि जब हम इन पेरेंट्स को इन्हेलर एडवाइस करते हैं तो बहुत सारे लोग डरते हैं इन्हेलर यूज़ करने से, क्योंकि वो डेली मेडिकेशन से एक ये खौफ आता है कि जी ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर देगा और डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो डिपेंडेंसी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि अस्थमा की कोई भी मेडिकेशन जो हम देते हैं वो इंट्रानेज़ल दें या उसको इन्हेलर के तौर पे दें। स्टीरॉयड के साथ एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, और स्टीरॉयड का काम आपकी जो सोजिश है लंग्स की उसको कम करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है, और जो हम ब्रोंकोडायलेटर उसके साथ एडवाइस करते हैं वो फेफड़ों की जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको खोलता है। बेसिकली अस्थमा में होता यही है कि जब वो म्यूकस या हम जो कहते हैं कि लंग्स के अंदर जो पानी जमा हो रहा होता है वो उन नलकियों को सुकेड़ देता है। जब वो नलकियाँ सुकड़ जाती हैं तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो सांस बाहर निकलने के बजाय हमारे फेफड़ों में ही रह जाती है। इस तरह फेफड़ों में डेड स्पेस या हम कह लें कि एक डेड एरिया क्रिएट हो जाता है जो हमारे सांस, ऑक्सीजन हमारी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और निकालने के मरहले में दुश्वारी पैदा करता है।
अगर इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे बच्चों का हाइट का ना बढ़ना, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, इन बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट आता है, इनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो इनकी स्कूल की एब्सेंस बहुत बढ़ जाती है, ये बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते तो इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। देन हाइट का ना बढ़ना और वेट का ना बढ़ना एक बहुत ही मेजर कंसर्न हमेशा से पेरेंट्स का रहता है। जब हम इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं तो ये हम कभी भी आप ये मत सोचें कि हम इन्हेलर दे रहे हैं तो ये फॉर लाइफ है, और बच्चों की डिफरेंट एजेस हैं जिनमें डिपेंड करता है कि वो किस एज ग्रुप पे पर्टेन कर रहे हैं। एक एस्थमा होता है जो कि सीजनल होता है, ठीक है, एक होता है एनुअल होता है। कुछ बच्चे जो बहुत छोटी उम्र से इस तरह के रिएक्टिव एलर्जी डिजीज़ का शिकार होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है वो प्री स्कूल एज में जाके बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो हमेशा मैं एज अ फिजिशियन यही समझाती हूँ कि बच्चा छोटा है, आप दवा स्टार्ट कीजिए, और अगर ये सिम्टम्स सेटल हो गए 4 साल में, बल्कि 4 साल से पहले हम इस तरह की जो है मेडिकेशन परमानेंट मेडिकेशन पे डालते भी नहीं हैं। उन बच्चों को हम मॉनिटर करते हैं, क्योंकि बच्चों में एक और प्रॉब्लम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। रिफ्लक्स बिल्कुल ही ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे एस्थमा। तो जिन बच्चों में हाजमे का मसला हो, बार बार उल्टी करके निकाल देते हो दूध को, तो वो भी इसी मसलों के साथ आ रहे होते हैं, तो हम साइमल्टेनियसली इन सब चीज़ों को हम रूल आउट करते हैं। बच्चों में कभी भी जो है वो मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा मिकदार में या डेली बेसिस पे नहीं देते। 4 साल तक अगर बच्चा सेटल है तो ठीक है। 4 साल के बाद अगर उसमें यही सिम्टम्स बहुत जैसे मैंने पहले बताया कि रोज़मर्रा हो रहे हैं, हफ्ते में 1 बार है, हफ्ते में 2-3 बार है या रोज़ाना है, तो उस तरह हम उसके मॉडरेट और सिवियरिटी को जज करके उसी हिसाब से उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन अप्रोच पे लेके चलते हैं। हमारा मिनिमम 3 मंथ्स का एक क्या कह लीजिए कि एक हमारा टारगेट होता है। 3 मंथ्स के बाद पेशेंट हमारे फॉलोअप पे आएगा, अगर वो सेटल हो रहा है तो हम उसको स्टेप डाउन करना शुरू करते हैं, अगर उसको सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो उसी थेरेपी पे या हम स्टेप अप अप्रोच के ऊपर जाते हैं। तो ये एक मेडिकली तो ये एक बहुत छोटी सी एक मेरी एग्जांपल है, लेकिन ये बहुत इस में जो है ना वो नॉलेज है पेशेंट्स और पेरेंट्स के लिए, जिनके अंदर ये खौफ और फोबियाज़ हैं कि जी एक बार अगर हमने स्टीरॉइड्स पे स्टार्ट कर लिया तो वो ख़त्म नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा टेक होम मैसेज आज यही है कि अगर आप के बच्चे में इस तरह की कोई भी अलामात हैं, या आपके किसी भी डॉक्टर ने कभी आपको ये एडवाइस किया है कि जी आप इसको इन्हेलर इस्तेमाल कराएं, या इस बच्चे में एस्थमा के चांसेस हैं, तो प्लीज़ आप उस पर अमल कीजिए, और ताकि आपके बच्चे को हम उन सारे प्रॉब्लम से बचा सकें जो एस्थमा कॉज कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में इस तरह की अलामात मौजूद हैं तो आप बिल्कुल मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप रिमोट एरियाज़ में हैं या ऐसी जगह पे हैं जहां आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तो आप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।